नमस्कार बच्चों, मैं गौतम से स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हुंड का नियम और पाउली का पोरजे नियम तथा N+L नियम के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। कैसे भरते हैं? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आई। आइए देखते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कैसे भरते हैं। देखो, परमाणु गोलाकार होता है और इसके चारों वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक के बाहर पहला ऊर्जा स्तर के से व्यक्त करते हैं, फिर यल, फिर यम, फिर एन, ओ, पी ऐसे होता है। तो के वाला पहला ऊर्जा स्तर है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे छठवां सातवां होता है। बातें समझ में आई? तो पहले ऊर्जा स्तर में जो कोश होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, दूसरे वाले में उनसे ज्यादा, तीसरे वाले में फिर उनसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सातवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है। बात इतना समझ में आई? आइए देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि पहले ऊर्जा स्तर में केवल यस उपकोष होता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में एसपी, तीसरे में एसपीडी, चौथे में एसपीडीएफ, पांचवें में एसपीडीएफ, छठवें में एसपीडीएफ और सातवें में भी एसपीडीएफ उपकोष होते हैं। ये बातें समझ में आई थी। और पहले ऊर्जा स्तर में जो एस उपकोष होता है उसको 1s से व्यक्त करते हैं, दूसरा ऊर्जा स्तर वाले एस उपकोष को 2s, तीसरे वाले को 3s, 4s, 5s ऐसे, फिर पी वाले 2p, 3p, 4p ऐसे, फिर 3d, 4d, 5d, 6d, फिर 4f, 5f ऐसे एफ उपकोष होते हैं। बातें यहां तक समझ में आई। और इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। ये अफबाउ नियम के अनुसार है। किसके अनुसार है? अफबाउ नियम के अनुसार। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के क्रम में ही, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ही रखा जाता है। तो अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। जैसे पहले 1s उपकोष में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s ऐसे लगातार हम लोग बढ़ते ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरे हैं। बट एक और बात याद रखें, यहां पर देखें, यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और एक बात और याद रखना कि यस उपकोष में 1 ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होता है। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है वो क्लॉकवाइज, दूसरे वाले की एंटी क्लॉकवाइज होती है। और किसी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, एरो का निशान, वो क्लॉकवाइज होगा, और जिसकी एरो का सिंबल नीचे की तरफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। इतनी बातें समझ में आई। आइए हम लोग जानते हैं क्वांटम संख्या के बारे में, क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को जानने से पहले हम क्वांटम संख्या जाने बगैर इस तथ्य को समझ ही नहीं सकते। देखो बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका वास्तविक पता बताने के लिए हम कुछ संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पिन कोड नंबर होता है, जो पिन नंबर होता है वो किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट पता बता देता है कि वो व्यक्ति किस देश के, किस राज्य के, किस जिले के, किस ब्लॉक के और किस गांव में रहता है। एग्जैक्ट पता बता देता है पिन कोड। ठीक उसी प्रकार से क्वांटम संख्या द्वारा भी परमाणु की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो भी इसकी डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा या कहीं पर बताना हो तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति तथा उनकी ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। और क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार से। बेटा, कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार से। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या होती है। आइए एक एक करके जानते हैं। देखो बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या होती है जो नाभिक के बाहर ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन्हीं को कोश कहते हैं, इन्हीं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, इन्हीं को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। और इनका मान कोश के अनुसार 1, 2, 3, 4 होता है। अगर पहला ऊर्जा स्तर है
तो n का मान 1, दूसरा ऊर्जा स्तर है तो n का मान 3। जैसे उपकोष के साथ 1 2 3 जो संख्या लिखी है तो ये क्या बता रही है, ऊर्जा स्तर के मान को या मुख्य क्वांटम संख्या के मान को। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कौन से ऊर्जा स्तर में है। आगे देखते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से व्यक्त करते हैं और ये उपकोष को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में उपस्थित है, किस ऊर्जा स्तर के कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये दर्शाता है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। और द्विगुणसी क्वांटम संख्या के लिए कुछ मान होता है, तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या के लिए कुछ मान होता है। जैसे यस उपकोष के लिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ उपकोष के लिए द्विगुणसी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 3 होता है। आइए हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आइए हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या जानते हैं क्या है। देखो बेटा, ये स्मॉल n से व्यक्त करते हैं इसको। ये व्यक्त क्या करती है, किसी उपकोष के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यह दर्शाया जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। और इनका मान -l से +l तक होता है, यानी जो इसका द्विगुणसी क्वांटम संख्या का जो मान होता है उसके अनुसार माइनस से प्लस तक होता है। देखो यस उपकोष के लिए इसका मान 0 होगा, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल हैं तो इसमें -l से +l तक, तो इसमें -1 से +1 तक होगा। फिर डी उपकोष के लिए -2 से +2 तक, -3 से +3 तक होगा एफ उपकोष के लिए, ऐसे क्रम के अनुसार, ठीक, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। और एफ उपकोष आगे देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ये किसी परमाणु में कोई भी ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन की ओर घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस चीज को कौन दर्शाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। जैसे देखो 2 ही डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज जिसमें एरो का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है, इसके लिए मान होता है 1/2, वो भी धनात्मक रूप से। और अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके लिए मान हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इसका मान। और किसी ऑर्बिटल में अगर पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसका मान हमेशा +1/2 होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज वाला भरा होता है उसका मान हमेशा -1/2 होता है। तो बच्चों आइए आगे जानते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, कि इस नियम से हमें क्या ज्ञात होता है। देखो ये नियम कहता है किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। यदि 3 क्वांटम संख्या का मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य भिन्न होगा। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे देखो आइए इस बात को समझते हैं। देखो बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन 7 का, परमाणु क्रमांक 7 है 1s2। तो आइए एग्जांपल देखते हैं 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आइए देखते हैं आगे इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसी होगी, कितना होगा इनका। पी कोष में 3 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक एक करके पहले भरते हैं, इस बात को भी आगे देखेंगे। देखो ये तो इसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां भरा हुआ है। तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए देखो, इनके लिए मान देखते हैं। बताओ n बराबर कितना होगा 2, क्योंकि दूसरा ऊर्जा स्तर है। p का मान कितना होगा 1 होगा मान, क्योंकि p के लिए l का मान कितना होता है 1। और m का मान कितना होगा, लास्ट में है तो +1 होगा, तीसरे वाले में जो भरा हुआ है ना +1। और पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरते हैं तो यस के लिए कितना हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। तो देखो यहां पर 2 क्वांटम संख्या के लिए मान एक जैसा है, लेकिन तीसरे और पहले और चौथे के लिए अलग अलग हो गया। तो ये बताता है पाउली का अपवर्जन नियम कि किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद ही जस्ट इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में।
और एक बात याद रखना, यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही आए। इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते समय इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और पहली बात यहां ध्यान देना कि ऊर्जा आरेख ये गलत ना हो। दूसरा, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना भर जाए। देखो हम एग्जांपल लेते हैं पहला हाइड्रोजन 1 का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1। तो 1s से शुरुआत करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। 2 भरना चाहिए अधिकतम, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो इतने पे ही छोड़ देंगे। आगे देखते हैं हीलियम 2 का, 1s में 2। फिर देखते हैं सोडियम 11 का। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा? 11 इलेक्ट्रॉन। पहले कहां पर? 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन भर दें? 2 भर देंगे इसमें। यस में 2 ही भरा जाता है। फिर इसके आगे कौन है? 2s उपकोष है, ये भी लिखो। फिर इसमें भी कितना भर दें? यस उपकोष है तो 2 इसमें भर दें। फिर कामा लगाओ, 2s के बाद कौन आता है? एरो देखो किधर गई है? 2p की तरफ। 2p में इलेक्ट्रॉन भर दें। और कितना भर दें? p में तो अधिकतम सर 6 भरा जाता है। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 भर गए, 7 बचा है, तो इसमें 6 का 6 पूरा भर देंगे। सर के 6 गोले नहीं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आता है 3s उपकोष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए? 2, लेकिन मेरे पास कितने बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन भर के यहीं छोड़ देंगे। ये बन गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखते हैं क्लोरीन 17। देखो 1s 2, 2s 2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 10। और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद कौन आता है? 3p आ गया। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6 भरना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 2, 4, 6, 10, 2, 12 और यानी 17 टोटल था, 12 भर गया, तो बचा कितना? 5 यहां भर गया। तो आइए कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s में 2, 2s 2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। टोटल ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, इसमें कुछ अपवाद के नाम से फेमस है, बट वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो अपवाद नहीं है। कुछ बातें तो मैं यहां बताऊंगा, बाकी का चैप्टर में हम लोग जानेंगे। देखो क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इनको तो इतना बदनाम करके रखे, इतना बदनाम करके रखे हैं, जितना कि मजनू के प्यार में लैला नहीं बदनाम हुई थी, उतना तो इसको बदनाम करके रखे हैं कि ये अपवाद है। उन्हें लोगों को कौन समझाए कि ये अर्धपुरित और पूर्णपुरित नियम के अनुसार ऐसा होता है। बट क्या किया जाए, मुन्नी जितना बदनाम नहीं हुई थी उतना तो ये बदनाम हो गया है। 1s2, 2s2 और 2p 6, 3s2, 3p, फिर 3d, इसके बाद 4s। यहां तक तो 6 से भर दिए। फिर आगे देखते हैं 3d और 4s में। पहले कहां भरा जाएगा? 4s में, फिर 3d में। बट यहां पर नियम क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दें, फिर 4 यहां भर दें। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल में या तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएं तब वो ज्यादा अस्थायी होता है, और या तो 5 ही रहें तब ज्यादा अस्थायी रहता है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 ये भी भर देंगे तो भी अधिकतम 6 होगा, अस्थायी नहीं होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होगा। 10 नहीं पूरा हो सकता है तो कम से कम 5 तो हो सकता है ना। तो इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है अर्धपूरित नियम को का पालन करने के लिए, जिससे इसमें 5 भर जाते हैं और इसमें 1 भर जाता है। इसी को लोग कहते हैं कि अपवाद है। ये अपवाद नहीं है, उन्हें नियम ठीक से नहीं याद है। आगे देखते हैं कॉपर 29 का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। अब इसमें पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भर दें? देखो 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18 और 29 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अब 2 तो इसमें भरना चाहिए, इसमें भरना चाहिए 9। लेकिन नियम क्या कहता है पूर्णपुरित वाला, कि या तो 10 इलेक्ट्रॉन पे अस्थायी रहेंगे या तो 5 पर ज्यादा अस्थायी। तो देखो भैया 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा तो इसका 10 पूरा हो जाएगा,
या तो 5 इधर ले लो, 4 इधर ले लो, 5 बचा इधर, तो उसमें तो होगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला इधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे इसमें कितने हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। बातें यहां तक समझ में आई। ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिनको खुद से बना के प्रैक्टिस करें, जैसे सल्फर 16 का हो गया, और पोटेशियम 19 हो गया, लिथियम 3 का, और फास्फोरस 15 का, और स्कैंडियम 21, जिंक 30, फिर इसके बाद मैग्नीशियम 12। इन तत्वों का खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं और अपने आप को जांचें या अपने आप का परीक्षण करें। तो बच्चों, आइए जानते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी उपकोष में उपस्थित सभी ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं ऐसा क्या बताया गया इसमें। जैसे देखो क्लोरीन 17 है, इसमें लास्ट में पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं? ऐसे थोड़ी ना भरे गए हैं कि ऐसे दो फिर एक, ऐसे ना, ये गलत हो गया तरीका। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है ऐसे, फिर लास्ट में इनका युग्मन प्रारंभ किया गया है। यही बात क्या है, हुंड का नियम दर्शाता है कि देखो अगर कहीं पर पी उपकोष में, कहां पर, जैसे सल्फर 16 का हम बना ही लें, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4, p में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है। तब इन चारों इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर के तब जाके इलेक्ट्रॉन का हम यहां पर पेयरिंग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आइए आहबाउ नियम क्या है इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, आहबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, और ये कोई एक नियम नहीं होता है, ये नियम का पूरा ग्रुप होता है। इसी के अंतर्गत हम लोग N+L नियम और हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ये सभी नियमों को पढ़ते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।